Hello students, our next topic of life process is respiration means श्वसन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन किस तरह से होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेनली रेस्पायरेशन मीन्स क्या होता है? इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब कि हम रेस्पायरेशन में यानी कि श्वसन में क्या करते हैं, O2 को अपनी बॉडी में लेते हैं और हमारी बॉडी में हमारी सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको हम अपने बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि गैसों का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। दिस इज कॉल्ड अवर रेस्पायरेशन। एनिमल्स एंड प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी रेस्पायरेशन करते हैं। बट जो मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब कि जो गैस का एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग हो सकता है और अलग अलग उनके पार्ट्स भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। एट अ सेल्यूलर लेवल, रेस्पायरेशन मीन्स द बर्निंग ऑफ फूड एट द फॉर जनरेटिंग द एनर्जी नीडेड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस। मतलब कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स के लाइफ प्रोसेस करते हैं, मतलब श्वसन दैट मीन्स रेस्पायरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो हमें डिफरेंट टाइप्स के वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब हम फूड को खाते हैं, फूड को जब इंटेक करते हैं, वो फूड जब हमारे ऑक्सीजन से जा कर के मिलता है तो वहाँ पे जनरेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, किस फॉर्म में एनर्जी का जनरेशन होता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेलुलर रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब कि जो बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक। और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा? तो उस तरह का श्वसन एनारोबिक कहलाता है। मतलब कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो ऐसा श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है, और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। देखिए, हम इस फिगर से समझते हैं। हमने क्या किया? ग्लूकोज को लिया, मतलब कि हमने फूड को खाया और हमारे फूड में क्या होता है? हमारे फूड में ग्लूकोज होता है। बॉडी में हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, उनके बीच में जो रिएक्शन होता है उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अभी आपको मैंने बताया था इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है, और साथ ही साथ CO2 रिलीज होता है और H2O रिलीज होता है। ठीक है, और जो हमें एनर्जी मिल रही है, इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को हम लोग अपने डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स को करने में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जैसे हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स को करने के लिए हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इस एनर्जी को अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी रिलीज होता है। राइट, अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। मतलब कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है? तो आप जानते हैं कि वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी मिलियंस, बिलियंस, या आप ये कह सकते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, तो हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने बॉडी पार्ट्स हैं वो सभी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स ब्रेथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ब्रेथिंग होती है, दैट मीन्स कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं एंड CO2 को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल को प्रोवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसीलिए हमारी बॉडी में एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, जो कि हमें ब्रीथिंग में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन। अभी आपको बताया कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना, मतलब कि अपनी बॉडी में लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, मतलब कि अपनी बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग।
द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लंग्स। गैस का जो मेनली एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है? लंग्स में होता है। एंड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू, एक सेकेंड, एंड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। और जो ऑक्सीजन होता है, देखिए हमने क्या किया, हमारी बॉडी में जो मेनली गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है। वी हैव 2 lungs, राइट। हमारी बॉडी में 2 lungs होते हैं, और जो हमारा ट्रैकिया होता है वो आगे चल करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ब्रोंकस एंड देन ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स का लास्ट पार्ट जो होता है वो एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर निकालना होता है, और जो हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं उनको लंग्स तक, लंग्स के लास्ट पार्ट यानी कि एल्वियोलाई तक पहुंचाना होता है। तो मेन जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ में होता, वो कहाँ पर हो रहा है? लंग्स में हो रहा है। एंड ऑक्सीजन इज सप्लाइड, और जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो एल्वियोलाई में ब्लड के साथ मिलता है और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब ये प्योर फॉर्म है ब्लड का। तो ये प्योर फॉर्म मतलब कि जो हमारा ब्लड है वो अब ऑक्सीजनेटेड हो चुका है ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारी हर सेल को क्या होगा? सप्लाई होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है मतलब कि जो हमने ऑक्सीजन को लिया है वो ब्लड में मिक्सअप होने के बाद हमारी पूरी सेल को प्रोवाइड होगा। तो इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होता है ये हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है, बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचता है। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट मीन्स कि श्वसन तंत्र। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो कि जहाँ से हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं दैट इज कॉल्ड नोज, और नोज की जो हमारी पूरी कैविटी होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटीज। उसके आगे फेरिंग्स होता है, देन लैरिंग्स। उसके आगे जो हमारा विंड पाइप होता है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे चल करके दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई और आगे चल करके ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और ब्रोंक्यूल्स का जो लास्ट पार्ट होता है वो एल्वियोलाई कहलाता है, ठीक है। सपोज करिए कि एक सेकेंड, सपोज दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे चल करके इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर लंग्स हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है, और ये रहा है इस तरह से। तो ये पार्ट हमारा ब्रोंक्यूल कहलाएगा, और ब्रोंक्यूल का जो लास्ट पार्ट होता है वो इस तरह से पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया आगे चल करके आप देखिए दोनों लंग्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ये जो और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और ये जो हमारा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स का ये जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। इसी एल्वियोलाई में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जब हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं वो इस पैसेज से आकर के यहाँ एल्वियोलाई में आता है। तो यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचता है, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे जो Hb होगा, जो हीमोग्लोबिन होगा, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। दैट मीन्स कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यहाँ से वो ब्लड हमारी बॉडी की हर एक सेल को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई आर इनक्लोज्ड इन, देखिए अभी आपको बताया गया कि जो ब्रोंक्यूल्स होता है और जो एल्वियोलाई होता है वो कहाँ पर था? लंग्स के अंदर था, ठीक है। तो वो लंग्स के अंदर के पार्ट्स होते हैं। रिब केज मसल्स एसोसिएटेड विद द रिब केज एंड डायफ्राम ऑल हेल्प इन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें ऑक्सीजन को इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में हेल्प करते हैं। रिब केज क्या है?
जो हमारे लंग्स को कवर करके रखता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। मतलब कि जो हमारे बोन्स का एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग रिब केज बोलते हैं। आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पसलियाँ बोलते हैं। ठीक है। तो ये रिब केज जो होते हैं ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कुछ मसल्स होती हैं, ठीक है, रिब केज से जुड़ी हुई कुछ मसल्स होती हैं। और जो डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम आपका थोड़ा कर्व्ड बोन शेप का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और रिब केज भी हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से ये सारे कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमें एक्सहेल करने में और इनहेल करने में हेल्प करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वियोलर सरफेस एंड सराउंडिंग ब्लड वेसल्स। जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है? एल्वियोलाई में, आपको मैंने बताया, ठीक है, एल्वियोलाई एंड सराउंडिंग ब्लड वेसल्स। और जो हमारे आसपास की ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना होता है, और जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो हमारे ब्लड में मिक्सअप होना होता है। ठीक है। तो मेनली जो एक्सचेंज हो रहा है वो एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कहाँ पे होता है? दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? गैसेस का एल्वियोलाई में हो रहा है, विच इज़ द मेन प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन। दैट मीन्स कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, आपको इसी की फिजियोलॉजी पढ़नी है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि रेस्पायरेशन में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। मतलब कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना। ठीक है, मतलब कि एक्सक्रीट आउट करना। तो इस तरह से हमारी बॉडी में दो प्रोसेसेस होती हैं इन द केस ऑफ रेस्पायरेशन। तो देखिए, हमें ब्रीथिंग करने में कुछ इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, मतलब कि हमारे रिब्स से कुछ मसल्स अटैच होती हैं, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अटैच टू द रिब्स। ठीक है, कुछ अंदर की साइड मसल्स होती हैं और कुछ बाहर की साइड रिब से मसल्स अटैच होती हैं, और डायफ्राम। ठीक है, ये सारी मसल्स, रिब्स और डायफ्राम मिल करके हमें क्या करते हैं? रेस्पायरेशन की प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। और जो हमारा डायफ्राम होता है ये डोम शेप का होता है। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, एंड बिकम्स फ्लैट, और फ्लैट हो जाता है, एंड द रिब केज इज एक्सपेंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो क्या कर रही हैं? रिब को एक्सपेंड कर रही है, मतलब कि साइज में इंक्रीज कर रही हैं, और इस तरह से जो लंग का वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। जब हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या कर रही हैं? रिब जब इंक्रीज हो रहा है, रिब का साइज इंक्रीज हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स उनको हेल्प कर रही हैं साइज को इंक्रीज करने में। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप्स डाउन एंड द एयर फ्रॉम द आउटसाइड। जो बाहर की गैस होगी वो हमारे बॉडी के अंदर आएगी। तो जब बाहर की गैस हमारी बॉडी के अंदर आएगी तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो रिब केज होता है वो साइज में एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो भी एक्सपेंड हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी इनहेलेशन कहलाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अंतः श्वसन। ये प्रोसेस हमारी इनहेलेशन कहलाती है। नेक्स्ट, एक्सहेल में क्या होता है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, द डायफ्राम रिलैक्स। जो डायफ्राम होता है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, रिलैक्स करता है। और इनहेलेशन में क्या हो रहा था? उसकी साइज इंक्रीज हो रही थी। डायफ्राम रिलैक्स बिकम डोम शेप्ड अगेन। जो अपनी उसकी ओरिजिनल स्टेट होती है उस स्टेट पे वो दोबारा से आ जाता है। चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या था? चेस्ट कैविटी क्या कर रही थी उस टाइम? फ्लैट हो रही थी। ठीक है, कब? जब हम इनहेलेशन कर रहे थे तो क्या हो रहा था? डोम शेप जो डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और फ्लैट हो जा रहा था, और रिब केज उस समय एक्सपेंड कर रही थी। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन क्या होता है? चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उसमें भी इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करती हैं, और जो अंदर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि हम अपने अंदर के जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक्सक्रीशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सॉरी, एक्सहेलेशन की प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है, इनहेल्ड एयर
इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई। देखिए हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, तो हमारे एल्वियोलाई में मेन जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन अब कहाँ पे मिल जाएगी, हमारे लंग्स में, एल्वेओलाई में कुछ ब्लड वेसल्स होंगी, उस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब कि उसके अंदर मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। और blood coming from the cells has more concentration of carbon dioxide than outside air and thus carbon dioxide simply diffuses out of the blood। देखो यहाँ पे आप सिंपली समझिए कि दो काम हो रहे हैं। हमने जो ऑक्सीजन को लिया है वो एल्वियोलाई में आने के बाद क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जा रहे हैं, ठीक है। और जो ब्लड में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ आ जा रहा है, एल्वियोलाई में आ जा रहा है, ठीक है। इस तरह से वहां पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं। इस तरह से ब्रीथिंग होती है हमारी बॉडी में। Thus breathing takes place due to the combined action of the intercostal muscles and the diaphragm। देखिए intercostal muscles ने help किया और diaphragm ने help किया, while the exchange of gases takes place due to the simple diffusion। और यहाँ पे जो gases का exchange हो रहा है वो simply हो रहा है, simply diffuse हो जा रहा है ब्लड में ऑक्सीजन और जो ब्लड में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड था वो भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एल्वियोलाई में आ जाता है, ठीक है। तो हेयर इज द प्रोसेस ऑफ breathing in, that is inhalation, and it is the process of breathing out, that is the exhalation। that means कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने की प्रोसेस है। देखिए इसमें जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, ये क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि हम यहाँ पर O2 को इनहेल कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए जो डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम भी क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए डायफ्राम क्या है, रिलैक्स पोजीशन में, ठीक है, अपने डोम शेप पोजीशन में दोबारा से आ गया। और यहाँ पे चेस्ट कैविटी एक्सपेंड कर रही है, यहाँ पे चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे अपने ओरिजिनल शेप में है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेने की वजह से चेस्ट की जो कैविटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जा रही है। और जो डायफ्राम का शेप है वो डोम शेप से चेंज होकर के थोड़ा सा इंक्रीज कर गया और यहाँ पे फिर से अगेन अपने डोम शेप पे दोबारा से आ गया। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। देखिए व्हाट इज इनहेलेशन एंड व्हाट इज एक्सहेलेशन। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, जो हम एयर को, दैट मीन्स कि जो हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। और जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसको हम बॉडी के अपने बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। वन ब्रेथ कंप्राइज, मतलब कि ब्रेथिंग का मतलब क्या होता है, एक इनहेलेशन करना। एक ब्रेथ का मतलब होता है एक बार इनहेलेशन करना और एक बार एक्सहेलेशन करना, ठीक है। मतलब कि एक ब्रेथिंग में एक इनहेलेशन होता है और एक एक्सहेलेशन होता है। और हम दिन में बहुत बार ब्रेथ करते हैं, ठीक है, कई बार हम सांस लेते हैं। कई बार का मतलब हम जैसे रेगुलर बेसिस पे इनहेल और एक्सहेल करते रहते हैं, बट हम डिफरेंट तरह से डिफरेंट टाइम्स पे इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। और द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रेथ इन 1 मिनट इज टर्म्ड एज द, हम 1 मिनट में कितनी दफ़ा ब्रेथ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अवर ब्रेथिंग रेट। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेथिंग रेट हमारा बढ़ जाता है और कभी कभी ब्रेथिंग रेट हमारा नॉर्मल रहता है। जैसे अगर हमने ज़्यादा वर्क किया या हमने रनिंग किया, डांसिंग किया, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेथिंग रेट बढ़ जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफ्यूजन। तो देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल्स में डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो डिफ्यूज़ करने का मतलब क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में, जो हमारी सेल्स में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो अपने हाई कंसंट्रेशन से, ठीक है, अपनी उच्च सांद्रता से लो कंसंट्रेशन मीन्स निम्न सांद्रता की तरफ मूव कर जाते हैं और उसमें कोई भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो इस तरह का मूवमेंट, इस तरह का
जो ट्रांसफरेंस है मॉलिक्यूल्स का, ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है, और ये किस तरफ मूव कर रहे हैं? ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसी तरह से मॉलिक्यूल्स हमारी सेल्स के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्यूलर रेस्पायरेशन। तो देखिए सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है? तो मतलब कि जो हमारी कोशिका में श्वसन होता है, जो हम लोग श्वसन करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ तक जाता है? हमारी हर एक सेल को प्रोवाइड होता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पायरेशन कहते हैं। तो सेल्यूलर रेस्पायरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं इनसाइड द सेल टू कन्वर्ट बायोकेमिकल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। जो हम फूड लेते हैं, ठीक है, हमने फूड इनटेक किया, हमने फूड खाया, अब उस फूड से क्या होगा? हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे हमारी बॉडी में, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। और जो हमने फूड खाया है उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है, उससे बायोकेमिकल एनर्जी हमारी केमिकल कंपाउंड में चेंज हो रही है। दैट मीन्स कि उससे हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल से ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी की करेंसी भी कहलाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो जब हमने फूड को इनटेक किया, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुए, और जो हमें एनर्जी मिली है वो किसके फॉर्म में मिली है? एटीपी के फॉर्म में मिली है, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो मैंने आपको कहा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी को, विच मेंटेनिंग द लाइफ स्टेट ऑफ द सेल्स, जो कि सेल्स को जीवित बनाए रखने के लिए, ऑर्गेनिज्म को लाइफ बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म कैन बी इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज द कैटाबॉलिज्म एंड द सेकंड वन इज द एनाबॉलिज्म। तो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? देखिए कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेकिंग होती है। मतलब कि जब एक बड़ा मॉलिक्यूल जब एक छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, जब कई सारे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, ठीक है, जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? यहाँ पे कुछ सिंथेसाइज होता है, मतलब कि कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल करके किसी चीज़ का किसी दूसरे कंपाउंड का सिंथेसाइज करते हैं, उसका संश्लेषण करते हैं, ठीक है, उसको बनाते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो एनाबॉलिज्म कहलाता है, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिल करके एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। देयरफॉर रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस विच ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस। जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें क्या होता है? बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है तो ये एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेकआउट होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो उस तरह का जो हमारा प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और जब छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के बड़े मॉलिक्यूल को बनाएंगे, उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी यूज होती है, तो उस तरह का प्रोसेस क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। ये प्रोसेस देखिए, हम ब्रेथिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं? O2 को इनटेक करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिलीज करते हैं। तो ये प्रोसेस हम लोग करते हैं ब्रेथिंग में, ठीक है। हमारी बॉडी में सेल्यूलर रेस्पायरेशन होता है। दैट मीन्स कि जो ऑक्सीजन हमने यहाँ से लिया है वो हमारी हर एक बॉडी को प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए जो हमने ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन आपको दिख रही है ये ऑक्सीजन को दिखा रही है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन कहाँ तक प्रोवाइड हुआ है? हमारे दोनों लंग्स तक गया है। और ये जो रेड कलर वाली लाइन है ये क्या दिखा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकलते हुए दिखा रही है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ तक जा रहा है? ये ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक जा रहा है। हमने फूड को इनटेक किया है,
ठीक है। अब वहाँ पे जब सेल्स में ये जाता है ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज ये सब आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। हमें एटीपी मिलता है, दैट मीन्स कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है और हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स, डिफरेंट तरह के हमारी जो सेल्स होती है वो डिफरेंट तरह के वर्क्स को कर सकती है। तो दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देखिए इसी प्रोसेस को अब हम एक इक्वेशन से समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। हमने ऑक्सीजन लिया, हम इंटेक क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं। हमें मिल क्या रही है, एनर्जी मिल रही है, कुछ अमाउंट में वाटर रिलीज हो रहा है और हमारी बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो इंटेक में आपका आता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और रिलीज करने में मतलब कि फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है, एक तो CO2 बाहर बॉडी के निकल रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और हमें ATP के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है। आइए इसको हम कुछ इक्वेशन से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। वायवीय श्वसन क्या होता है। तो देखिए जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पे मेनली ग्लूकोज की बात हो रही, इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि हमें एनर्जी किस चीज़ से प्रोवाइड हो रही थी, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से आकर के कंबाइन करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। वो हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है, किसकी प्रेजेंस में, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से C6H12O6 से जाकर के O2 कंबाइन करता है तब हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिल रही थी, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन से हम समझते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिल क्या रहा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है जो कि बॉडी के बाहर रिलीज हो रहा है, कुछ अमाउंट में वाटर मिल रहा है और हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इस तरह से हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। हमने खाना खाया, दैट मीन्स कि ग्लूकोज को इंटेक किया, ऑक्सीजन हमने लिया एटमॉस्फेयर से, दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ और एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह का रेस्पिरेशन किस में होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सभी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इस तरह से हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। चलिए देखते हैं कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर किस तरह का रेस्पिरेशन होता है। जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। देखिए वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। तो हमारे अंदर जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या हमारे अंदर जो भी सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो भी सिस्टम है हमारे अंदर पूरे वेल डेवलप्ड होते हैं। लेकिन जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये वेल डेवलप्ड कॉम्पोजिशन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि लंग्स है, एल्वियोलाई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। तो उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, सिंपल एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, मतलब कि सिंपल जैसे बॉडी के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है, या गिल्स के थ्रू, जैसे फिशेस वगैरह में गिल्स होते हैं, या कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या स्किन पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसके थ्रू वो ऑक्सीजन ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अर्थवर्म है, टेक्स इन गैसेस दैट मीन्स की ऑक्सीजन, ठीक है, थ्रू देयर स्किन। जैसे मैंने अभी बताया कि इनके अंदर ये सारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिंपली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। किससे कर रहे हैं, स्किन से कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अर्थवर्म के अंदर गैसेस का एक्सचेंज किससे होता है, उनकी स्किन से होता है। फिशेस के अंदर आप लोग जानते हैं गिल्स पाया जाता है, ठीक है, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए फिशेस के अंदर गिल्स पाया जाता है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वैसे इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकिया होता है, ठीक है, और उसके पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से वो एयर को सर्कुलेट करते हैं एंड गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, जहाँ से वो गैसों का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को वो एक्सचेंज करते हैं। तो उनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है और कुछ उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो फ्रॉग है, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, ठीक है, वो भी अपने देखो, क्योंकि फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग
वाटर पे भी सर्वाइव, वाटर में भी सर्वाइव करता है और लैंड में भी सर्वाइव करता है। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह का एम्फीबिया है। तो एम्फीबिया की क्वालिटीज आप जानते हैं कि वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन इन वाटर एंड थ्रू देयर लंग्स व्हेन ऑन लैंड। जब वो वाटर में होंगे तो अपने स्किन से ब्रेथिंग करेंगे, और जब वो लैंड पे होंगे तो जैसे हम लोग लंग से रेस्पायरेशन करते हैं, जस्ट लाइक दैट उस तरह से वो भी रेस्पायरेशन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है कि अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू हो गया, फिशेस गिल्स के थ्रू, इंसेक्ट ट्रैकियल सिस्टम, फ्रॉग जब लैंड पर जब वाटर में होगा तो किससे करेगा, स्किन से करेगा, और जब लैंड पे होगा तब अपने लंग से करेगा। राइट, तो सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, और अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरा आपसे लास्ट एक क्वेश्चन ये है लास्ट में कि विच इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी। ठीक है, एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं, हमारी बॉडी में क्या ऐसा है जिसे हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए सभी लोग, एंड बाय बाय, टेक केयर।